लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को आने में भी आधा घंटा बाकी था और दोपहर का समय हो रहा था। तभी वहां पर एक फौजी होता है जिसका नाम विक्रम होता है और वह वहां पर बड़ा ही खुश प्रतीत हो रहा था। चारों तरफ देख रहा था और देखता हुआ बड़ा ही इतरा रहा था क्योंकि उसको अब काफी दिनों में छुट्टी मिली है और इसके बाद वह अपने घर जाने वाला है। वह मन ही मन अपनी माँ के बारे में सोच रहा, अपनी पिता के बारे में सोच रहा है और साथ में अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहा है कि वो लोग जब उसे देखेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। उन्होंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया है कि उसे छुट्टी मिल गई है और वह उनके पास आ रहा है, यानी कि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता है और इसी बात से वह बड़ा ही खुश है। वहां पर वह इधर उधर देख रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर एक बेंच पर पड़ती है जिस पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और वह देखने में काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रही थी। उसके हाथ में एक टिकट थी और इसके बाद जो विक्रम होता है जैसे ही उस लड़की को देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वह खुश है तो उसे लग रहा है कि सभी लोग खुश होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह लड़की बड़ी ही परेशान थी और इसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद जो विक्रम होता है वह उसको वहीं पर खड़ा खड़ा देखता रहता है और बहुत कुछ उसके बारे में सोचता रहता है। सोच रहा है कि किसी भी तरह से इस लड़की से बात हो जाए और मैं भी तो जानूं ये इतनी उदास क्यों है। लेकिन तभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि जिस ट्रेन से उसे जाना था वो ट्रेन आने वाली है। अब ये अनाउंसमेंट उस लड़की ने भी गौर से सुनी थी, तो इसके बाद विक्रम को भी महसूस हो जाता है कि शायद ये लड़की इसी ट्रेन से जाने वाली है। तो यहाँ पर विक्रम उस लड़की पर गौर देता है और जैसे ही ट्रेन आती है तो उसके बाद वो लड़की भी बेमन से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद अपनी उस जगह पर जाने लगती है जहाँ की उसने टिकट ले रखी थी और वहां पर जाकर एक डिब्बे में चढ़ जाती है। विक्रम जो कि एक फौजी था तो इसी वजह से वह उसके साथ उसी डिब्बे में चढ़ जाता है जिसमें वो लड़की चढ़ी हुई थी और उसे देखकर उसे बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं और वह कैसे भी करके उससे बात करना चाहता है और पूछना चाहता है कि वह इतनी उदास क्यों है, आखिर क्या हुआ उसको और किस वजह से वो परेशान है। तो इसीलिए जिस सीट पर लड़की बैठती है उसके ही सामने वाली सीट पर जाकर विक्रम भी बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है। इसके बाद जो ट्रेन होती है वह चलने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम स्नेहा होता है वह काफी ज्यादा उदास ट्रेन में भी बैठी हुई थी और बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोच रही थी। धीरे धीरे जब ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह बातों की शुरुआत करता है और उससे कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। अब इसके बाद जो स्नेहा काफी ज्यादा परेशान है वह विक्रम की तरफ देखती है और देखने के बाद उससे मुंह चढ़ाकर कहने लगती है कि क्या बात करनी है आपको, बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इसके बाद जो विक्रम होता है वह कहने लगता है कि वैसे तो कोई बात नहीं है, मैं केवल यही पूछना चाहता था कि आपको मैंने स्टेशन पर भी बैठे देखा था, आप जितनी खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, आखिर क्या कारण है इस परेशानी का, क्या मैं जान सकता हूं। ये बात उसने सायराना अंदाज में कही थी, लेकिन यहाँ पर जो स्नेहा होती है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो कहने लगती है कि इस बात से आपको क्या मतलब, आप अपना सफर कीजिए, मैं अपना सफर तय कर रही हूँ और मुझे आपको नहीं बताना। लेकिन तभी जो विक्रम होता है वह फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में चलने लगता है कि किसी भी तरह से पता लगाना चाहिए कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी परेशान क्यों है। तो उसी वजह से वह कहने लगता है कि देखिए, वैसे तो मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं बड़ा ही खुश हूँ क्योंकि काफी दिनों मुझे छुट्टी मिली है और आज मैं अपने घर वालों से मिलूंगा और उन्हें सरप्राइज दूंगा। लेकिन आपको उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी वजह से मैंने पूछ लिया, वैसे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अब इस बात को सुनने के बाद जो स्नेहा होती है वह जानना चाहती है कि कहां पर था और किस वजह से इसे इतने दिनों में छुट्टी मिली है। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि छुट्टी क्यों मिली है इतने दिनों में, कहां रहते हो तुम। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह कहता है कि मैं फौजी हूं और मैं फौज में रहा करता हूं, वहां से मैं अचानक छुट्टी लेकर जा रहा हूं ताकि मैं अपने घर वालों को सरप्राइज दे सकूं और इसी वजह से मैं बड़ा ही खुश था। लेकिन जब आपको उदास देखा तो आपकी उदासी का कारण जानना चाहा और इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अब जब यहाँ पर स्नेहा सुनती है कि ये सामने वाला फौजी है तो उसके बाद उसे महसूस होने लगता है कि उसने इससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, क्योंकि फौजी देश की रक्षा किया करते हैं और स्नेहा फौजियों की काफी ज्यादा इज्जत किया करती है। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप एक फौजी हो और फौजी को मैं दिल से इज्जत दिया करती हूँ। इसके बाद विक्रम कहने लगता है कि अरे नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है, मेरे कौन सा माथे पर लिखा हुआ है कि मैं आर्मी वाला हूँ। इसके बाद स्नेहा कहती है कि हाँ, आपकी बात भी ठीक है और इसके बाद उन दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत के दौरान यहाँ पर जो विक्रम होता है वह दोबारा से उससे उदासी का कारण पूछने लगता है और इसके बाद जो स्नेहा होती है वो थोड़ी सी और भी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन विक्रम को लगने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया, तो उसके बाद वह माफी मांगने लगता है। कहता है कि माफ कीजिएगा, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन तभी स्नेहा कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल जिस बात को लेकर मैं उदास हूँ वो है ही ऐसी कि उसे जब भी मैं याद करती हूँ तो थोड़ी सी और भी ज्यादा उदास हो जाया करती हूँ। इसके बाद विक्रम उसकी बात को सुनने लगता है और यहाँ पर जो स्नेहा
होती है वह बताने लगती है कि आज से लगभग 3 साल पहले मैं अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आ गई थी लखनऊ, और यहीं पर एक लड़के के साथ रहा करती थी। लड़के का नाम दिनेश होता है और दिनेश मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं और दिनेश दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, और जब मेरे पिताजी की कॉलेज टाइम में ही नौकरी छूट गई थी तो उसके बाद दिनेश ने मेरा साथ दिया और वहां पर नौकरी करके मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं, और उसी दिन से हमारा प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया। उसके बाद जब पिता की नौकरी दोबारा से लग जाती है तो यहाँ पर जो दिनेश होता है वह कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद वहां से यहाँ पर आता है और मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मैं अपने घर परिवार को छोड़कर उसके साथ आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 साल बीतते हैं तो 3 साल बाद जो दिनेश होता है उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, और उसके बाद वह मुझसे शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। अब उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था और मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इसके पीछे मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर आ गई थी, लेकिन इसने एंड टाइम पर मुझे धोखा दे दिया। इसी वजह से मैं रेलवे स्टेशन पर उदास बैठी थी, क्योंकि घर जाने का मन तो था लेकिन जाऊं तो कहां पर जाऊं, क्योंकि माता पिता शायद मुझको एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि 3 साल पहले मैं उनसे रिश्ते नाते तोड़कर आ गई थी। यहां पर भी रहने का मन नहीं है। एक बार तो मेरा मन किया था कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूं, लेकिन उसको करने के लिए भी बहुत सारी हिम्मत चाहिए और इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। ऐसा कहते हुए स्नेहा फूट फूट कर रोने लगती है, और इसके बाद जो विक्रम होता है उसके दर्द को समझता है और उसके बाद उसके साइड में ही सीट पर बैठ जाता है और उसको संभालने लगता है। वह एक सच्चे साथी की तरह उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके आंखों के आंसू को पहुंचता है। कहता है कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम नेगेटिव सोचना बिल्कुल से बंद कर दो। जो कुछ भी होता है उसे ऊपर वाला किया करता है, और ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो इसी वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस बात को सुनकर जो स्नेहा होती है थोड़ी सी शांत तो हो जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और इसके बाद जो विक्रम होता है वो उसे और भी बातें करता है, और बातों के दौरान उससे कहने लगता है कि जैसी तुम्हारी कहानी है वैसी ही मेरी कहानी है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी ऊपर वाला किया करता है उसके साथ हमें ढलना चाहिए और उसके विरुद्ध बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो स्नेहा होती है वह भी उसकी कहानी को जानना चाहती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी कहानी कैसी है, मैं भी तुम्हारी कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ। इसके बाद जो विक्रम होता है वह कहने लगता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ, क्योंकि काफी लंबा सफर है और बातें करके ही आपस में ये सफर तय हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो स्नेहा होती है वह गौर से उसकी कहानी को सुनने लगती है, और यहाँ पर जो विक्रम होता है वह अपने बारे में स्नेहा को बताने लगता है। वह बताता है कि मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी आर्मी में तो उसके बाद माता पिता बड़े ही खुश थे और उन्होंने एक लड़की से मेरी शादी करा दी थी। लड़की का नाम सीमा था, और मैं और सीमा दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे अपना सब कुछ माना करती थी और मैं भी उसे अपना सब कुछ माना करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे शादी को 4 से 5 साल बीतते हैं तो 4-5 साल बाद मेरी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, और उसी दौरान जब वह बच्चे को जन्म दे रही थी तो वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। अब इस बात का मुझे दुख भी था कि मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन घर के अंदर एक नन्ही सी जान आ गई थी, और उसके बाद मैं अब उसके साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत किया करता हूँ और अपनी बेटी को ही अपना सब कुछ माना करता हूँ। माता पिता ने कई बार पहले मुझसे शादी के लिए कहा था, लेकिन उस टाइम पर मेरी पत्नी का चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मैं माता पिता से कहता था कि मुझे कुछ समय और चाहिए और उसके बाद ही मैं दूसरी शादी के बारे में सोच सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो स्नेहा होती है उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि सामने जो हंसता हुआ चेहरा था उसके पीछे गमों का पिटारा खुला हुआ था, और उन सभी को सहन करके वह मुस्कुरा रहा था और बड़ा ही खुश प्रतीत हो रहा था। लेकिन इस बात को बताते समय विक्रम के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई थी, और इसके बाद जो स्नेहा होती है अपने गमों को बुलाकर विक्रम को सहारा देती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में और भी ढेर सारी बातचीत होती है, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। ट्रेन का लगभग 5.5 घंटे का सफर ये एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा बाउंडेशन बना देता है, और धीरे धीरे वो लोग दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब ये दोनों इस ट्रेन से उतरते हैं तो यहाँ पर जो स्नेहा होती है उसके चेहरे पर दोबारा से उदासी आ जाती है, और इस बात को विक्रम भांप लेता है, क्योंकि अब इस ट्रेन के अंदर जब उन्होंने सफर तय किया है तो उनके बीच में ढेर सारी ऐसी बातें हो गई थी कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझ गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्नेहा होती है वो अपने रास्ते जाने लगती है और विक्रम अपने रास्ते जाने लगता है। जैसे विक्रम 2-3 कदम बढ़ाता है तो उसके बाद एकदम से पलटता है और स्नेहा को आवाज लगाता है। वह कहता है कि स्नेहा अब तुम कहां जाओगी, और तुम्हारे घर वालों ने अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगी। तो इसके बाद जो स्नेहा होती है वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही सफर तय करके मुझे ये तो पता चल गया है कि जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला करता है, और जहां पर मुझे जाना लिखा होगा वहीं पर मैं चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर विक्रम थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि ऐसा ना करो, तुम मेरे
मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे घर में रह लेना और मेरे माता पिता इस बात के लिए मान भी जाएंगे। इस बात को सुनकर जो स्नेहा होती है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और कहने लगती है कि तुम्हारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी कि एक जवान लड़की को घर के अंदर रख रखा है, जबकि तुम्हारे घर में एक जवान बहन भी है। लेकिन तभी विक्रम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर मानो विक्रम ने स्नेहा के मुंह की बात छीन ली हो और उसके बाद जो स्नेहा होती है मुस्कुराने लगती है और विक्रम भी समझ जाता है कि स्नेहा के मुस्कुराने का मतलब हाँ है और उसके बाद वह उसे इशारा करता है और अपने पास बुला लेता है। स्नेहा भी भागी दौड़ी उसके पास आ जाती है और एकदम से विक्रम के गले लग जाती है। कहती है कि विक्रम, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। लेकिन तभी विक्रम कहता है कि स्नेहा, केवल मेरा ही तुम पर एहसान नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा भी मुझ पर एहसान रहेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। अगर तुमसे शादी हो जाएगी तो उसके बाद जिंदगी को मैं दोबारा से जी सकता हूं। इसके बाद जो विक्रम होता है एक टैक्सी करता है और टैक्सी करने के बाद स्नेहा को अपने साथ बैठा लेता है और वहां से वो लोग समस्तीपुर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर का सफर तय होता है और सफर के दौरान वो ढेर सारी बातें और करते हैं। यहां पर विक्रम उन्हें अपने घर वालों के बारे में और कुछ भी बताता है और धीरे धीरे वो लोग विक्रम के घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही माता पिता विक्रम के साथ एक महिला को देखते हैं तो उसके बाद वह बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं और उस लड़की की तरफ देखकर अपने बेटे से इशारे में पूछने लगते हैं कि यह कौन है। तभी जो विक्रम होता है वह मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि माँ, ये आपकी बहू है और मैं इससे प्यार करने लगा हूं और इसी से शादी करूंगा। अब इस बात को सुनकर माता पिता बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा आने वाला है। लेकिन बेटा आने के साथ साथ एक लड़की को अपने साथ लेकर आया था और उसे उनकी बहू बता रहा था। और इसके बाद वो कहने लगते कि बेटा कौन है ये और किस तरह से तुम इसे जानने पहचानने लगे। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह कहता है कि अभी घर के अंदर तो बुला लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो माता पिता उन्हें अंदर बुलाते हैं और अंदर बुलाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठता है। बैठने के बाद यहाँ पर जो विक्रम होता है अपने माता पिता को स्नेहा के बारे में सब कुछ बता देता है। स्नेहा के गांव का नाम भी बताया गया था, उसके माता पिता के बारे में भी बताया गया था और ये बातें भी बता दी थी कि इस तरह से एक लड़के से प्यार करने लगी थी और उसके साथ ही रहने लगी थी। लेकिन उस लड़के ने इसे धोखा दे दिया और उसके बाद जब मैंने इससे पूछा तो इसने इस बात के लिए हामी भर दी। इस बात को सुनकर माता पिता भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कह देते कि बेटा इस तरह से नहीं हुआ करता, शादी दो परिवारों का मेल होता है और इसके माता पिता से बात करनी होगी और उसके बाद ही इससे तुम्हारी शादी हो सकती है। इस बात को सुनकर विक्रम कहने लगता है कि माँ बाबू जी, इसकी क्या जरूरत है, जब ये राजी है और मैं राजी हूं तो दोनों हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे और एक साथ रहेंगे। लेकिन पिता मना कर देते, कहते कि बेटा चारों तरफ हमारी इज्जत है और मैं इसके माता पिता से बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो और कैसी भी परेशानी मत लो। वो लोग भी इस बात के लिए मान जाएंगे। इस बात को सुनकर विक्रम कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप भले ही बात कर लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसके माता पिता मानेंगे, क्योंकि ये अपने घर वालों को पहले ही छोड़कर जा चुकी है और 3 साल इसको उनसे अलग होते हुए रह गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो विक्रम के पिता होते हैं वो कहते हैं कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो विक्रम के पिता होते हैं वो स्नेहा के गांव के एक अपने रिश्तेदार के पास फोन करते हैं और उसे स्नेहा के परिवार वालों के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर जो रिश्तेदार होता है वो कहता है कि हाँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मैं जानता हूं उनको, इनकी बेटी 3 साल पहले यहां से भाग गई थी। लेकिन तभी जब विक्रम के पिता बताते हैं कि इस तरह से वो लड़की विक्रम के साथ है और उसी से शादी करना चाहती है, तो इस बात को सुनकर जो रिश्तेदार होता है वो कहने लगता है कि सच में ऐसी बात है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, सच में ऐसी बात है और तुम जाकर इसके घर वालों से बात करो। इसके बाद जो विक्रम के पिता का वो रिश्तेदार होता है वो वहां पर जाता है और वहां पर स्नेहा के घर वालों से इस बारे में बात करता है। कहता है कि आपकी बेटी मिल गई है और वो हमारे एक रिश्तेदार के बेटे के साथ है और वह उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन उसके पिता ने बोल दिया है कि वह शादी जब ही करेगा जब उसके पिता माता सभी राजी होंगे और परिवारों का मेल होगा। अब इस बात को सुनकर जो स्नेहा के पिता होते हैं वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन इस बात के बारे में स्नेहा को शायद नहीं पता था और इसी वजह से वह अपने घर जाने से डर रही थी। वह कहने लगते कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराने के लिए और तुम उन्हें कल यहां पर बुला लो। इसके बाद वह व्यक्ति विक्रम के पिता के पास फोन करता है और उसको ये सारी बातें बताता है कि वह पूरी तरह से तैयार है और कल उन्होंने आपको यहां पर बुलाया है। इस बात को सुनकर विक्रम का पिता भी खुश हो जाता है और स्नेहा को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि उसके पिता इस बात के लिए एकदम से ऐसे मान गए हैं। दूसरे दिन यहां पर जो विक्रम का पिता होता है वह स्नेहा, अपने बेटे विक्रम और साथ में अपने परिवार को लेकर सीधा स्नेहा के घर पहुंच जाता है
और वहां पर जाकर जैसे स्नेहा के घर वाले स्नेहा को देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। बेटी भी जब देखती है कि उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए हैं तो वह भी उन्हें गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी और इसी वजह से मैंने ऐसा कदम उठा लिया था। इसके बाद जो विक्रम के पिता होते हैं वह स्नेहा को वहां पर छोड़कर अपने घर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप किसी दिन टाइम देखकर एक दिन शादी की बात करने के लिए आ जाना और मेरे बेटे को 1 महीने की छुट्टी मिली है। इसके बाद विक्रम के पिता तो वहां से लौट आते हैं, लेकिन यहां पर 2 से 3 दिन बाद ही स्नेहा के घर वाले स्नेहा को लेकर सीधा विक्रम के घर शादी की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर दोनों परिवार की सहमति से इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद विक्रम और स्नेहा दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।